हाय, मैं हूँ पूजा, 12 साल की लड़की। एक छोटा भाई भी था। माँ जानकी 3 साल पहले गुजर गई। पापा ने कुछ दिन माँ की मृत्यु का शोक मनाया, लेकिन 1 महीने के बाद फिर वह वही पुराने डरे पर चल पड़ा। रात तक घर पहुंचना, लड़खड़ाते पैर और बक बक करती जुबान। घर पहुंचते ही मुझ पर रोब झाड़ने लग जाते। मैं स्कूल से आने के बाद अपने घर का काम करती, फिर पड़ोस के घर में झाड़ू पोछा करती, जहां से थोड़ा सहारा मिल जाता था। किसी तरह से मैं अपने भाई और मेरी दोनों की पढ़ाई जारी रखे हुए थी। जैसे तैसे करके 10वीं पास कर ली। 10वीं के बाद 1 साल स्कूल छोड़ दी, लेकिन भाई की पढ़ाई चल रही थी। 1 साल थोड़े से पैसे बचत करके फिर से स्कूल में प्रवेश लिया। 2 साल मेहनत कर अच्छे अंकों से पास हुई। अब स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं थी। घर पर ही रहकर आगे की पढ़ाई जारी रखी। पापा ने शराब पी पी कर पहले अपना स्वास्थ्य खोया, फिर अपना जीवन भी। अब हम भाई बहन अनाथ हो गए। एक दिन दोपहर को मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक युवक खड़ा पाया। उसका नाम दिलीप था। उसे किराए पर कमरा चाहिए था। तो पहले तो मैंने मना किया। उसने कहा कि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो, आपको किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बहन जैसी हो। फिर मैंने सोचा चलो कुछ मदद हो जाएगी, तो मैंने उसे कमरा दे दिया। दिलीप ने 1 महीने के एडवांस के रूप में 5,000 रुपए जमा करवा दिए। दिलीप एक खाते पीते परिवार से था। मेरा भाई पिता पर ही गया था। स्कूल में गलत लड़कों की संगत करने लगा, सिगरेट गुटखा खाने लगा। एक दिन तो वह लड़खड़ाता हुआ आया। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बहुत देर तक समझाया। दिलीप ने भी उसे काफी ऊंच नीच समझाई। इतने पैसों से हमारा घर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने एक गैस एजेंसी में नौकरी ले ली। 9 बजे से 2 बजे तक काम पर जाने लगी। प्रदीप तो नहीं, लेकिन दिलीप मुझे काम में सहारा दे देता था। कॉलेज से आते समय सब्जी या घर का कोई सामान ले आता था। वक्त जरूर बदलता है, मेरा भी वक्त बदलने का वक्त आ गया था। मेरे साथ गैस एजेंसी में काम करने वाला एक युवक मुझे पसंद करने लगा। वह लड़का भी काम के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार। प्रदीप 10वीं में फेल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने उसे दोबारा पढ़ाने का निश्चय किया। ट्यूशन टीचर की व्यवस्था की। प्रदीप अक्सर शराब पीकर आने लगा। प्रदीप का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह आवारा लड़कों के साथ घूमने में अधिक ध्यान देता था। इस बार भी जब प्रदीप फेल हो गया तो उसने पढ़ने से स्पष्ट मना कर दिया। किसी काम को करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाता। नमन ने शादी करने की इच्छा जाहिर की। नमन ने मुझे समझाया और कहा कि जब तक प्रदीप का विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहोगी। मुझे उसकी बात ठीक लगी और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। दिलीप अपने कॉलेज की पढ़ाई करके चला गया। नमन भी मेरे साथ उसी घर में रहने लगा। नमन ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। प्रदीप अभी भी कुछ काम धंधा नहीं करता था। वह 1 नंबर का आलसी और निकम्मा बन गया था। नमन को एक परीक्षा के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। घर के लिए कुछ सामान लेने में बाजार गई। सामान खरीद कर वापस आ रही थी तो मुझे चक्कर आने लगे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां के लोगों ने मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच की तो पता लगा मुझे ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से ऑपरेशन कराओ वरना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से तो गृहस्थी रूपी गाड़ी को खींचा जा रहा था। इधर खाने के लाले पड़े हुए थे। ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? मैं उठकर अपने घर आ गई। नमन मेरे बिना कैसे रह पाएगा, मैं यही सोच रही थी। प्रदीप सुबह से घर से निकला था। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, लेकिन आज वो सारे पैसे हार गया और उसने अपने दोस्तों से उधार ले लिया और अपना घर भी गिरवी रख दिया। जुए में हार मिले गम को शराब पीकर दूर किया। शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंचा।
मैं उसका इंतजार कर रही थी। रात के 9 बज गए थे। अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत पीड़ा होने लगी मुझे। नमन 2 दिन बाद आने वाला था। मुझे इस बात का गम था कि ट्यूमर का ऑपरेशन कैसे करवाऊं। नमन को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो चिंता करेगा और टूट जाएगा। सुबह प्रदीप का नशा उतर चुका था। उसे अपने ऊपर हुए कर्ज की चिंता होने लगी। वह 1 लाख कैसे चुकाएगा। प्रदीप अपने दोस्तों के साथ फिर बाहर चला गया। आज वो जुआ नहीं क्रिकेट खेलने लग गया। आधी रात हो गई थी लेकिन प्रदीप घर नहीं आया। प्रदीप को कॉल किया। 5-6 बार कॉल करने पर प्रदीप का फोन किसी अन्य लड़के ने उठाया। उधर से आवाज आई, आपका प्रदीप फिलहाल सो रहा है। रात को बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए नशे में धुत पड़ा है। होश में आने पर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वह अब हमारे कब्जे में है। उसने 1 लाख रुपए उधार लिए थे। इतना कहकर फोन बंद हो गया। मैंने दोबारा नंबर मिलाया तो प्रदीप का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस थाने में सारी बात बताई पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक स्थानीय नेता के पास गई, अपनी पीड़ा बताई। उस भले सज्जन ने अपना आदमी थाने भेजकर मेरी FIR लिखवाई। मोबाइल से प्रदीप के पते को ट्रेस किया गया। पुलिस आखिर प्रदीप तक पहुंच ही गई। वह उसी शहर में एक बड़े से घर में कैद था। पुलिस को देखकर वह रोने लग गया। उसके पास एक उसी का हम उम्र एक युवक था। पुलिस को देखकर वह भी सक पका गया। पुलिस प्रदीप के साथ साथ उस युवक को भी पकड़कर थाने ले आई। थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो असली कहानी सामने आई। हमें 15 दिन का समय दिया गया। 15 दिन में उसे 1 लाख रुपए चुकाने होंगे। मैं और प्रदीप घर आ गए। मैंने उसे बहुत समझाया और कहा, क्यों करते हो तुम इस तरह के काम? शांति से क्यों नहीं जीने देते हमें? प्रदीप ने बहुत गलत जवाब दिया। तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? तुमने शादी कर ली ना। अब इस घर का पीछा छोड़ो। इसे बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा मैं। मैंने कहा, इस घर को बेचने का सपना भी मत देखना। तो ठीक है, 15 दिन बाद मेरी मौत पर रोने के लिए तैयार रहो। मैं वहां से उठकर चली गई। वक्त अभी और कितने दुख दिखाएगा। पूजा ने छोटी सी ही उम्र में बहुत कष्ट झेले थे। रात के कोई 1 बजे थे। गेट खटखटाने की आवाज सुनाई थी। गेट खोला तो नमन था। मैं नमन को अंदर ले आई। ये चेहरे पर इतनी कमजोरी क्यों नजर आ रही है? नमन ने पूछा। क्या बात है पूजा, तुम ठीक तो हो ना? अब जॉब मिल जाए तो अपनी शादी की बात घर वालों को बता सकूंगा। जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अपने घर ले जाकर तुम्हारा अपमान नहीं कराना चाहता। नमन तो यात्रा की थकान के कारण खाना खाते ही सो गए। अगले दिन नमन एजेंसी चला गया। मैं